दोस्तों नमस्कार। ये सरकार बचाने की आखिरी लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसके जरिए इस देश के तमाम संस्थानों पर कब्जा करने के बाद अब नजर चुनाव आयोग पर पड़ी है, इलेक्शन कमीशन पर पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मामला पहुंचा था, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। 5 जजों की बेंच बैठी थी और फैसला 2 मार्च को दिया गया था और यह कहते हुए दिया गया था कि अगर किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करती है या प्रधानमंत्री खुद करते हैं और किसी मौके पर अगर प्रधानमंत्री गलत हो तो वह चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री से कैसे सवाल करेगा, जबकि उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ने की हो। और शायद यही वो बात थी जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यह तय किया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब से जो होगी उसमें 3 सदस्य होंगे। उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री होंगे, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता या फिर जो सबसे बड़े राजनीतिक दल संसद के भीतर होगा उसके नेता होंगे, और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। 2 मार्च के बाद से अभी अगस्त का महीना चल रहा है। कितने महीने बीते हैं, लेकिन सरकार को समझ में आ गया कि अब शायद चीफ जस्टिस अगर मायने रखेंगे, और खास तौर से उस दौर में जब एक के बाद एक फैसले सरकार के खिलाफ जा रहे हैं या फिर वह विपक्ष की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर सरल शब्दों में कहें तो सरकार की तानाशाही को रोक रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मौके पर जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कानून के जरिए क्यों नहीं बदला जा सकता है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था, संसद जब कानून बनाना है बना ले। लेकिन उससे पहले अब यह तय हो गया कि अब किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की मौजूदगी होगी, विपक्ष के नेता की मौजूदगी होगी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। ध्यान दीजिए, तो यह कोई भी फैसला इस तरीके से जब 3 सदस्यों के जरिए आता है तो अक्सर 2-1 में बात बट जाती है। और इस दौर में भारत के भीतर कई ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता तीनों की मौजूदगी होती है। और इस देश के तमाम संस्थानों का हाल ऐसे में क्या हो चला है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब सरकार बिल लेकर आ रही है जिस बिल के जरिए वो बताना चाह रही है कि दरअसल अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री रहें, विपक्ष के नेता रहें, और तीसरा वह सदस्य रहे, यानी वह सदस्य भी कहीं कद्दावर होगा क्योंकि वह मंत्री के तौर पर होगा, लेकिन उसको नॉमिनेट प्रधानमंत्री करेंगे। यानी सरकार की तरफ से 2 लोग रहने चाहिए और दूसरी तरफ विपक्ष का नेता एक रहना चाहिए, और यही तीनों मिलकर तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा। तो क्या यह माना जाए कि चुनाव आयोग पर भी कब्जे की तैयारी है, या फिर जिस सवाल को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने एक एक करके उठाया था वो सारे सवाल मौजूदा वक्त में बड़े हो गए हैं। आज इसके परीक्षण की इसलिए जरूरत है क्योंकि सरकार अपने तौर पर तैयारी कर चुकी है कि वह बिल लेकर आएगी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट यह मानकर चलता है कि जब वह संवैधानिक तौर पर, वह भी 5 जजों की बेंच बैठी थी, और जब वह संवैधानिक तौर पर फैसला देता है तो एक लाइन का जिक्र अक्सर किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि अगर संसद कोई कानून बना ले तो बना ले, अन्यथा यह एक पूरी प्रक्रिया है, इसमें पारदर्शिता है, इसमें एक स्वतंत्रता है, और इसमें चुनाव के मद्देनजर बड़े महत्वपूर्ण दृष्टि होती है चुनाव आयोग की। अगर वह कमजोर हो गया, वह निष्पक्ष नहीं रहा, वह खुद में अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहा, तो फिर सत्ता की मनमानी चलेगी। इन तमाम बातों का जिक्र कैसे सिलसिलेवार तरीके से जब 2 मार्च को फैसला आया था, और वो फैसला भी किस संदर्भ में था, और उस वक्त किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और उस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 24 घंटे के भीतर कैसे हुई थी, हमें लगता है आज उस फाइल को एक वक्त के लिए पढ़ लीजिए। पढ़िए मत तो सुन लीजिए।
जरा समझने की प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं, कम से कम इस बात को लेकर कि अब जिस बिल को लाने की तैयारी सरकार कर चुकी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने को तैयार मोदी सरकार है। राज्यसभा के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा यह बिल सरकार पेश करने जा रही है। और बिल के भीतर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति, उसकी कार्यप्रणाली के लिए एक व्यवस्था का जिक्र किया गया है। उस व्यवस्था के जरिए आने वाले वक्त में चुनाव आयोग इस रूप में काम करेगा या फिर चुनाव आयुक्त इस रूप में काम करेगा। दरअसल मार्च 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब उसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से 3 बातों का जिक्र कर दिया गया था। पहला जिक्र यह था कि हर हाल में 3 लोगों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की मौजूदगी रहेगी। और यह यहां पर महत्वपूर्ण इसलिए बताना है क्योंकि जो 5 जजेस बैठे थे उसमें चीफ जस्टिस खुद नहीं बैठे थे। वो 5 जजों की बेंच अलग 5 जस्टिस थे उसमें मौजूद। हम वह भी आपको बतलाते हैं, लेकिन उससे पहले यह साफ कहा गया था कि जो आदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करे, जो सरकार की आजादी पर बंदिश लगाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेक एंड बैलेंस को खत्म करने की दिशा में जाए, ऐसी परिस्थिति सरकार क्या अब आजमाने जा रही है? या यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर तब भी था जब बहस हो रही थी और अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से सवाल खड़ा कर रहे थे। ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि अगर इस देश के भीतर के हर इंस्टीट्यूशन के हेड को देखिए, चाहे आप सीएजी को देख लीजिए, चाहे आप सीवीसी को देख लीजिए, हर इंस्टीट्यूशन के हेड की नियुक्ति सरकार करती है। और सरकार जिस नौकरशाह को बनाती है, उस पद पर लेकर आती है, वह सरकार के विचारधारा या सरकार की सोच के अनुकूल ही होगा। इससे इनकार कौन करेगा? लेकिन सवाल था कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन और इस देश के भीतर के चुनाव में अगर निष्पक्षता ना रहे या जनता के भीतर यह महसूस होने लगे कि चुनाव आयोग ही सरकार से डरा और दबा हुआ है या उसकी नियुक्ति ही सरकार के जरिए हो रही है, तो वो कैसे सवाल खड़ा करेगा? शायद इसीलिए अब इन पन्नों को खोलने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इससे पहले कोई कानून नहीं था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं आई थी कि पार्लियामेंट इससे पहले सबसे ताकतवर नहीं थी, वो ताकतवर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुझाव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उसके नियम कायदे बड़े मायने रखते थे और उसी के हिसाब से सरकार चला भी करती थी। लेकिन एक झटके में 2 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री, लोकसभा के भीतर जो नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की मौजूदगी के साथ अब नियुक्ति होगी, तो इस देश के भीतर माना गया कि यह शायद सबसे बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि इस दौर में चुनाव को लेकर ही बहुत सारे सवाल राजनीतिक दलों ने उठाए थे। उसके दायरे में ईवीएम भी आया था और उस सुप्रीम कोर्ट के भीतर विपक्षी राजनीतिक दलों ने दरवाजा भी खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात भी सुनी थी और उस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन में भी मामला गया था। इलेक्शन कमीशन ने भी उस बात को सुना था। लेकिन सवाल है कि जब इस तरीके के सवाल उठने लगे कि चुनावों की पूरी प्रक्रिया को भी सत्ता अपने अनुकूल कर लेती है, तब ऐसे सवालों पर गौर करने के लिए संविधान द्वारा जो स्वायत्त और संवैधानिक संस्थान होते हैं, उनके निर्णय बड़े मायने रखते हैं। और इसीलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है। सरकार ने इसी लाइन को पकड़ लिया और कहा कि संसद कोई कानून जब तक ना बनाए तब तक ना चीफ जस्टिस की मौजूदगी होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, तो क्यों नहीं हम एक बिल लेकर आए। और सरकार ने आनन फानन में तय किया कि इसी मानसून सत्र में बिल ले आया जाए और तय तो यह भी था कि आज ही इस बिल को राज्यसभा में रख दिया जाए। तो क्या इस एक बात को पकड़कर इससे पहले दिल्ली के भीतर केजरीवाल सरकार से सारे अधिकार लिए गए? उसमें भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर दिया था आप संसद में कानून बना लीजिए, हम क्या करेंगे उसके बाद। लेकिन जब चुनी हुई सरकार होती है तो उसको यह अधिकार मिलने चाहिए। कमोवेश यही स्थिति, ऐसी ही स्थिति इस फैसले को लेकर रही।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज़ादी, स्वतंत्रता, चुनाव आयोग की अपनी स्वायत्तता, उसका अपना संवैधानिक चेहरा बरकरार रहना चाहिए जनता के सामने। लेकिन जब आप बिल ले आएंगे तो क्या होगा? बिल का मतलब यह है कि दरअसल प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नॉमिनेट एक व्यक्ति जो मंत्री पद का होगा, यह दोनों तय कर लेंगे, उससे हटकर कुछ हो नहीं सकता है। तो प्रतिपक्ष का नेता कुछ भी बोलता रहे, कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन इस पूरी बिल के भीतर की एक प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप उंगली चीफ जस्टिस की मौजूदगी को लेकर ही उठा रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस इस देश के भीतर न्याय नहीं करते हैं सरकार को लेकर, या संविधान की वो व्याख्या नहीं करते हैं। क्या ऐसे विचार सरकार के मन में अब आ चुके हैं, या सरकार को लगने लगा है कि दरअसल उसकी अपनी आजादी पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है? क्योंकि ध्यान दीजिए, कल जब बहस हो रही थी पार्लियामेंट के भीतर, तो गृह मंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा, हमें 120 करोड़ लोगों ने चुना है, आपको हमारी बात सुननी होगी। लेकिन उसी दौर के पहली की प्रक्रिया में चले जाइए, जब दिल्ली की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता जब बिल को लेकर लाया गया, जो सर्विसेज बिल था, उस पे जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना है, तो सरकार नहीं मानी। तो परिभाषाएं जब कोई सरकार अपने हिसाब से गढ़ने लगती है, तो वो तानाशाही की दिशा में बढ़ते हुए कदम होते हैं। लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यह कहा और ऐसी व्यवस्था क्यों की थी, हमें लगता है आज उन पन्नों को भी आज पलटिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर चुनाव आयोग के भीतर नियुक्ति को लेकर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाई रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वोट के ताकत सुप्रीम होती है, यानी वोट से बड़ा कुछ नहीं होता। इस देश की जनता किसी को भी चुन सकती है और किसी को भी गिरा सकती है, लेकिन ताकत अगर सत्कार के पास ही आ जाए और वो अपने हिसाब से काम करने लगे, तो फिर वोट की ताकत कोई मायने नहीं रखेगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती है। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। यह दरअसल उस बहस का हिस्सा है जिसमें बाकायदा 5 जजेस जो बैठे हुए थे, उन 5 जजेस के भीतर में के.एम. जोसेफ थे। वह सवाल कर रहे थे, जो 5 जजों की अगुवाई कर रहे थे, जस्टिस के.एम. जोसेफ। उनके साथ जस्टिस अजय रस्तोगी थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे, जस्टिस ऋषिकेश रॉय थे, जस्टिस सी.टी. कुमार थे। इन 5 जजों की बेंच ने सवाल इसलिए उठाया था उस दौर में, क्योंकि अरुण कुमार गोयल चुनाव आयुक्त के तौर पर जब उनकी नियुक्ति हुई और उनकी फाइल को जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो वो हैरत में आ गया। क्योंकि अरुण कुमार पांडे 1985 बैच के आईएएस और उद्योग सचिव के पद पर वो थे और 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे। लेकिन 18 नवंबर को ही वो वीआरएस ले लेते हैं, और 18 नवंबर को वीआरएस लेते हैं और 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाते हैं। यानी गजब की तेजी के साथ। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतनी तेजी से कैसे कोई काम हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को तो माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान माना जाता है। चुनाव आयुक्त को उसको वेतन भी वैसे ही मिलते हैं, उसी रूप में भत्ते मिलते हैं। तो जो नियुक्ति होती है चुनाव आयुक्त की, उसको दायित्व उनके ऊपर भरपूर होता है। और इसीलिए एक दिन के भीतर जब नियुक्ति हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, जो उसने कहा अपने फैसले को सुनाने से पहले, कि चुनाव आयोग की नियुक्ति की फाइल बिजली की रफ्तार की तेजी से चढ़ी। जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन क्लियरेंस दे दी जाती है, और प्रधानमंत्री भी नाम की मंजूरी उसी दिन दे देते हैं, उसी दिन राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और फिर राष्ट्रपति भी उस पर हरी झंडी दे देते हैं। ऐसी अर्जेंसी क्या थी कि सारा काम एक दिन में ही करके नियुक्ति कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था उस दौर में कि हमें भी पता है कि कुछ काम बिजली की रफ्तार से करने पड़ते हैं, लेकिन यहां तो वैकेंसी 15 मई से थी और नवंबर में वैकेंसी हो रही थी, वो अभी 24 घंटे के भीतर।
और आप खुद बतलाते हैं कि प्रक्रिया के भीतर जो पुराने जो रिटायर्ड लोग होते हैं या फिर जो सचिव स्तर पर होते हैं उनकी बकायदा एक फाइल बनती है, 40 लोगों तक के नाम रहते हैं, उन नामों को फिर चुना जाता है, उसमें से नाम छांटकर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है, 3 4 5 नाम को, जिसमें से वह चुनते और राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। लेकिन इस दौर में कहीं समझ ही नहीं आता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला 6 महीने के भीतर और एक व्यक्ति वीआरएस देते ही मिल गया। तो क्या ऐसा ना माना जाए कि चुनाव आयुक्त जिसे आप नियुक्त कर रहे हैं वो सरकार के इशारे पर होगा? बकायदा जस्टिस जोसेफ ने यह कहा भी कि कोई भी सरकार यस मैन को नियुक्त करती है और ऐसे व्यक्ति की सोच भी सरकार जैसी होती है। यह चुनाव आयोग है, यहां स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है? यह सवाल बकायदा जस्टिस जोसेफ ने उठाया था, जो जजेस की बेंच की अगुवाई कर रहे थे। यानी ये सारे सवाल जहां पर निकल कर आते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में क्यों इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए, सरकार से हटकर परिस्थिति रहनी चाहिए, और अब बिल जो लाया गया है उसमें यह क्यों नजर आ रहा है कि सरकार अपने चाहत अपने यसमैन कोई ही नियुक्ति चाहती है उस पद को लेकर। तो क्या चुनाव आयोग ने इस दौर में बहुत गड़बड़ी कर दी है? क्या चुनाव आयोग पर इस दौर में जो तमाम राजनीतिक दलों ने आरोप लगाए वो सही है? क्या इस देश के भीतर में चुनाव जो हो रहे हैं वह पूरे तरीके से सरकार की इच्छा पर होते हैं, चाहे वो तारीखों का ऐलान हो, चाहे चुनाव पर निगरानी रखने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी होते हों? क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ गई है? तो जिस डेमोक्रेसी को हम लोग चुनाव के जरिए जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी परिभाषित कर रहा है कि दरअसल वोट से ज्यादा सुप्रीम तो कुछ होता ही नहीं है इस देश के भीतर, उसी के जरिए सरकार बनती है, तो क्या सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से अपने अनुकूल परिणामों को भी चाहने लगी है? क्या यह भी एक सवाल है, क्योंकि हमें एक सीएसी की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले। यह कमेंट सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस जोसेफ ने उस वक्त किया जब यह सवाल उठा कि सरकार जो काम कर रही है, नियुक्ति कर रही है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट यह सवाल उठा रहा था, कैसे संभव है कि दरअसल सरकार जिस व्यक्ति की नियुक्ति करे वह सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत रखता हो। इसीलिए जस्टिस जोसेफ को उस फैसले को देने से पहले यह करना पड़ा कि हमें एक ऐसे सीएस यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन ले। और यह भी उसमें कहा गया कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है उस तर्ज पर हो। हालांकि इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कहा गया था, नहीं नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार को ही करने दीजिए, इससे बड़ी स्थिति नाजुक हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि क्या एक बार तो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हुए थे, तो क्या लोकतंत्र इससे खतरे में पड़ गया था? यानी पुरानी फाइल को जब आप उठाएंगे या उस फैसले को उठाएंगे जिस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े कैनवास में चीजों को रखा कि दरअसल चुनाव आयोग को क्यों निष्पक्ष और स्वतंत्र न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, और उसके भीतर जो निर्णय लेने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो रोटेट करते हुए रिटायरमेंट से पहले या तो 65 साल का रिटायरमेंट होता है या 6 साल का कार्यकाल होता है, उस प्रक्रिया के भीतर उस ताकत को कैसे लेकर आएंगे। हमें लगता है किताब पीछे हमारे रखी हुई है, टी.एन. शेषन साहब की किताब है, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया के भीतर जिन बातों का जिक्र किया वह इसलिए मौजूदा वक्त में गायब लगता है क्योंकि उस दौर में भी चाहे वो सत्ता रहे या विपक्ष रहे, कोई मंत्री रहे या कोई सामान्य नेता रहे, उसके हकों की रक्षा करना और जहां पर हक मारे जा रहे हैं उसके खिलाफ सामने कोई भी ताकत खड़ी हो, चुनाव आयोग ने सेशन के वक्त में पूरी ताकत से जिन मामलों को रखा उसका जिक्र इसमें है जो मौजूदा वक्त में आपको दिखाई नहीं देगा। उल्टे सरकार बिल लेकर आ रही है कि हम ही नियुक्ति करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे ही लोग नियुक्त करें और सरकार के अनुकूल रहे। यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें पहली बार सरकार महसूस करने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी की तर्ज पर वो देख रही है।
तो संविधान की व्याख्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जब सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है तो क्या यह माना जाए कि जिस चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था पार्लियामेंट को लेकर और ब्यूरोक्रेसी को लेकर और न्यायपालिका को लेकर जिस रूप में की गई वह पूरी तरीके से खत्म करने की स्थिति में सरकार यह कहकर आ चुकी है कि सारी ताकत तो पार्लियामेंट में ही होती है, यानी बहुमत आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और उस दिशा के भीतर, इस देश के भीतर कल तक तो सिस्टम चलाने और बिगाड़ने का जिक्र था, अब तो मसला चुनाव आयोग का आ गया है। तो क्या सारी हदें पार हो रही है? क्या इस दौर में सरकार समझ गई है कि उसके लिए मुश्किल हालात हैं, तो स्थितियों को अनुकूल करने के लिए या अपनी सरकार को बचाने की आखिरी लड़ाई कहीं ये मोदी सरकार लड़ तो नहीं रही है और उसको इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़कर कानूनी जामा पहनाकर अपने अनुकूल परिस्थितियों को करने की दिशा में क्या ये सरकार बढ़ चुकी है? और उसी दिशा में दिल्ली के भीतर चुनी हुई सरकार का मसला हो या फिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने की स्थिति हो या आने वाले वक्त में किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी जीत ना पा रही हो उस राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदलना और फिर सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेना, क्या ऐसी परिस्थिति भी आने वाले वक्त में आएगी? ये आएगी या नहीं आएगी यह तो दूर की गोटी है, लेकिन पहला और आखिरी सवाल इस दौर में यही है, अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष दिखाई ना दे, अगर चुनाव आयोग के भीतर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सरकार करने लगे जिस तरीके से वह एक वक्त चाहती थी कि जजों की नियुक्ति भी सरकार ही करे, तो फिर संविधान हो या संविधान के मातहत चेक एंड बैलेंस हो या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर लोकतंत्र का मतलब चुनाव हो और वोट को सुप्रीम माना जाता हो, वह भी इस दौर में हो सकता है कमजोर दिखाई देने लग गया होगा। स्थितियां नाजुक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।